ओके, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कब पूछा गया, नीट में कैसे पूछा गया? राइट डाउन द स्टेटमेंट इन शॉर्ट। लिखो, अ चार्ज्ड पार्टिकल having drift velocity, a charged particle having drift velocity of 7.5 into 10 raised to power minus 4 meter per second in an electric field of 3 into 10 raised to power minus 10 volt per meter, comma, has a mobility in meter square per volt per second of, ऑप्शन गिवन है 2.25 into 10 raised to power minus 15। बी ऑप्शन है 2.5 into 10 raised to power 6 या पॉजिटिव 15 कर। सी है 2.5 into 10 की पावर minus 6 एंड डी है 2.25 into 10 raised to power minus 15। बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2020, बिल्कुल नया क्वेश्चन है ये। पायल क्वेश्चन एक बार दोबारा समझ लो। बोला गया है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है या चार्ज पार्टिकल है, उसके पास इतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और इतना फील्ड अप्लाई किया गया है, बताओ उसकी मोबिलिटी कितनी होगी जिसकी यूनिट गिवन है। पायल को आवाज आ रही है ना? तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है? व्हाट इज मोबिलिटी? डू यू नो व्हाट इज मोबिलिटी? मोबिलिटी होता है एक रेशियो, किसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये टॉपिक में सिखाया था आपको। तो आपसे सिर्फ मोबिलिटी पूछा गया है कितना है, तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी गिवन है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, उसके यूनिट हमें गिवन है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 7.5 10 की पावर माइनस 4 डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 10। अगर इसे कट करे 2 2 जा 6, 1 बचा 2, हाँ जा 5 पे जाएगा, 2 5 जा 15, तो आ जाएगा 2.5 इंटू, बेटा ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस का 10 होगा तो प्लस के 10 में से माइनस के 4 जाएंगे तो प्लस के 6 हो जाएंगे। तो मोबिलिटी की वैल्यू आई है 2.5 10 की पावर 6, जिसके यूनिट यहां गिवन है। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है शगुन? ए है, बी है, सी है या डी है? आंसर कौन सा मैच कर रहा है? बी। बी इज योर राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं लिख पाते, कोई बात नहीं है, आप शॉर्ट में नोट करो, स्टेटमेंट मैं सेंड कर दूंगा आपको। सिर्फ समझ लो एक बार क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है? कहता है द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल। आपको पता है मीन फ्री पाथ क्या होता है? एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉन चलता है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में चलता है। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। कब तक स्ट्रेट लाइन पाथ में चलता है? जब तक कि वो टकरा नहीं जाता। तो जितना वो पाथ लेता है उसे बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पार्टिकल यहां पर है, अगर वो चलता है, यहां इलेक्ट्रॉन की ही बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन जब चलेगा वो ऐसे थोड़ी चलेगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा तभी वो चलेगा। उस पे फोर्स कौन लगा रहा है? उस पे फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा तभी वो चलेगा। तो क्वेश्चन में दिया है मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल इज 4 इंटू 10 की पावर माइनस 8 मीटर। बेटा मीन फ्री पाथ को आप लैम्डा से लिख सकते हो, वैसे डिस्टेंस डी भी लिख सकते हो। दिया है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 8 मीटर।
ये डिस्टेंस दे दिया जो वो चला है। द इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमें बताना है विच कैन गिव टू एन एवरेज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब लगता है? जब एनर्जी दी जाती है। तो ये हमें एनर्जी दी गई है एक तरह से। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे देता है जिसकी वजह से ये चलने लग जाता है। तो सबसे पहले क्लियर कर दूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है। आपको मैंने पहले भी बताया होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल के बराबर। अभिषेक ये बात क्लियर है? क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ये जो V लिखा है ना, ये 1 वोल्ट है। ये V जो है वो 1 वोल्ट है। जो एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट पे जितनी एनर्जी गेन कर लेता है या लूज कर देता है उसे 1.6 10⁻⁻19 जूल लिखा जा सकता है। पायल बताना ये कंसेप्ट क्लियर है? तो ये दिया हुआ है, इतनी एनर्जी इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने प्रोवाइड करी। कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव एन एवरेज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन इन मेटल विल बी इन यूनिट्स वोल्ट पर मीटर। कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप जिसकी बात कर रहे हो वो वोल्ट पर मीटर में कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में है 5 इंटू 10⁻⁻11। बेटा यूनिट नहीं बोल रखा है, यूनिट तो पहले से ही क्वेश्चन में दे दिया, वोल्ट पर मीटर में है। बी है 8 इंटू 10⁻11। सी है 5 इंटू 10⁻7 और डी है 8 इंटू 10⁻7। ये क्वेश्चन आया है 2009 के अंदर। उस समय नीट नहीं था, मेडिकल एंट्रेंस था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि इतनी एनर्जी दे दी गई है इलेक्ट्रिक फील्ड से और इलेक्ट्रिक फील्ड लगने की वजह से, उसके फोर्स लगने की वजह से ये चलना स्टार्ट कर देता है, लैम्डा चल जाता है। तो बताओ ई है कितना? पायल बताना क्वेश्चन समझ आया? तो मैं ई कैसे निकालूं? मुझे एक लॉजिक पता है। मुझे ये पता है जब तक ये एनर्जी है, ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो वो चलेगा। चलेगा तो मतलब कोई ना कोई वर्क डन करेगा। जब हमारे पास एनर्जी होती है तभी हम वर्क डन करवा पाते हैं, या किसी पे वर्क डन करते हो तो उसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इंटर कन्वर्टिबल है, आपको पता है। तो आपको पता है यही एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट होने वाली है। एनर्जी तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है विच इज इक्वल वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये फोर्स कौन लगा रहा है? ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। ये फोर्स कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको पता है फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है क्यू इंटू ई। तो क्यू कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो इस फोर्स की जगह ई इंटू ई आ सकता है। अभिषेक बताने ये बात क्लियर हुई? फोर्स की जगह ये आ सकता है। अब बेटा आपको पता है ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये तो कैंसिल हो गया। पर बेटा ये V कोई वैल्यू नहीं है, ये 1 वोल्ट की बात हो रही है, ये 1 वोल्ट होता है। एनर्जी के फॉर्म में इसका अकेला एक मीनिंग है, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 वोल्ट के लिए काम हो रहा है। तो इसको 2 लिख सकते हो, वोल्ट भूल जाओ, अब यूनिट भूल जाओ। इसकी एक तरह से यूनिट लिखी हुई थी तो ये भूल जाओ। अब साथ में क्या दिया हुआ है? E दिया हुआ है, लैम्डा। अच्छा मुझे E तो फाइंड करना, लैम्डा गिवन है, लैम्डा नीचे ले आओ, बचेगा E। तो सिर्फ एक फॉर्मूला बच गया कि जो E है वो 2 बाय लैम्डा है, और लैम्डा की वैल्यू आपके पास गिवन है। सोल्व करो, 2 बाय लैम्डा कितना है? 4 इंटू 10⁻⁻8। ये आ जाएगा बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसे सोल्व करें तो ये आ जाएगा बेटा 1/2। तो 1/2 को आप 0.5 लिख सकते हो, लिख सकते हो अभिषेक? 1/2 को 0.5 लिख सकते हो। इसको जब लेके जाओगे तो 10⁸ आ जाएगी। इससे एक 10 उधार ले लो, इससे 10 उधार लोगे तो इसको दे दोगे तो ये बन जाएगा 5। एक उधार लिया तो ये बन गया 7। तो क्या ऐसा आंसर नजर आ रहा है आपको पायल? ऐसा आंसर नजर आ रहा है वहां पे कहीं? कौन सा है? ए बी सी या डी? इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बेसिक है बिल्कुल। क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, द वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स of current, the velocity of charge carriers of current, the velocity of charge carriers of current
और करंट की वैल्यू दी है, ब्रैकेट में लिखो अबाउट 1 एम्पियर, अबाउट 1 एम्पियर द वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स ऑफ करंट, ब्रैकेट में लिखा अबाउट 1 एम्पियर, ब्रैकेट बंद, इन अ मेटल, इन अ मेटल under normal conditions is of the order of, under normal conditions is of the order of, under normal conditions is of the order of the order of, ऑप्शन ए दिया हुआ है a fraction of millimeter per second, बी ऑप्शन दिया है velocity of light, velocity of light, सी ऑप्शन है several thousands, several thousand meters पर सेकेंड, और डी ऑप्शन है a few hundred meters per second, मीटर्स पर सेकेंड। अभिषेक क्वेश्चन समझ आया? मान लो कोई मेटल है और उस मेटल में कोई चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लो, वो चल रहे हैं। अगर ये चल रहे हैं तो इनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किस ऑर्डर की होगी? तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। पायल के बात याद है? ऑर्डर होता है 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। तो आप बाकियों को देखो एक बार, ये कहता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये देखना क्या ये माइनस में है, तो -5 है, ये देखो कितनी बहुत ज्यादा है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। सेवरल थाउजेंड्स मीटर पर सेकेंड, 1000 भी ले लो, 1000 मीटर पर सेकेंड होता कभी इतनी वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? नहीं हो सकती, हो तो 10⁻⁻ में बहुत कम है। फ्यू हंड्रेड मीटर पर सेकेंड, फ्यू हंड्रेड मीटर पर सेकेंड ऐसी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो आंसर क्या होना चाहिए? मिलीमीटर पर सेकेंड के अंदर। देखो ये जो बुक में, कई बुक्स में क्या लिखा होता है 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड भी है, 10⁻⁵ भी है, तो ये दोनों के दोनों जो नियरली है वो मिलीमीटर 10⁻³ मीटर पर सेकेंड के आसपास है, मीटर पर सेकेंड। तो आप बोल सकते हो फ्रैक्शंस ऑफ मिलीमीटर पर सेकेंड, यही राइट ऑप्शन होगा। अच्छा अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन है जो ओम्स लॉ को ओबे हो रहा है नहीं हो रहा है। अच्छा मुझे बताओगे अभिषेक, ओम्स लॉ कहां ओबे नहीं होता, कौन से कंडक्टर्स में, ओमिक में या नॉन ओमिक में? ओम्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है, नॉन ओमिक या ओमिक? नॉन ओमिक में। और कोई लिमिटेशन बताओगे ओम्स लॉ की? ओम्स लॉ की और लिमिटेशन ये होती है कि जब आप लंबे समय तक करंट पास कर देते हो, लंबे समय तक करंट पास कर देते हो तो ये हीट अप होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब टेम्परेचर एग्जिस्टेंस में आ जाता है, तो रेजिस्टेंस बदलना स्टार्ट हो जाता है, तो उस समय में ओम्स लॉ ओबे नहीं होता। तो ओम्स लॉ के फेलियर में टेम्परेचर भी एक मेन फैक्टर हो सकता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर, कौन सा चल रहा है, 4th है ना? लिखो द रेजिस्टेंस ऑफ अ डिस्चार्ज ट्यूब इज, द रेजिस्टेंस ऑफ अ डिस्चार्ज ट्यूब इज, डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है बेटा? डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब में एक ट्यूब होती है, ग्लास की ट्यूब कह सकते हो, इसमें इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, यहां पर इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, आप कैथोड एनोड बोल सकते हो, और उसके बीच में भरी होती है गैस, और जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हो तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाते हैं, आयंस बन जाते हैं, उस समय में वही चार्ज कैरियर्स होते हैं। बताना पायल, यहां तक बात क्लियर हुई? क्या समझाया मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से गैस मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाते हैं, वही चार्ज कैरियर्स बनते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ डिस्चार्ज ट्यूब इज, ए ऑप्शन है नॉन ओहमिक, नॉन ओहमिक, बी है ओहमिक,
C है 0, D है both, B and C। हाँ जी पायल, क्या आंसर होना चाहिए? ओमिक कंडक्टर्स सिर्फ मेटल्स में ही आते हैं, ओमिक कंडक्टर सिर्फ मेटल्स में ही आते हैं, जीरो रेजिस्टेंस हो नहीं सकता, चार्ज कैरियर है, आयनाइज्ड गैस है यहाँ पर, मोलिकुल्स सॉरी आयंस अवेलेबल है यहाँ पर। तो आंसर बताओ क्या आना चाहिए? ओमिक हो नहीं सकता, जीरो है नहीं, बी और सी है नहीं, तो नॉन ओमिक ही बचता है। तो यहाँ पर नॉन ओमिक होगा, मतलब इसके लिए जो चार्ज कैरियर्स हैं वो जो ग्राफ शो कर रहे हैं वो नॉन ओमिक का ग्राफ शो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा अभिषेक बताओ, कभी आपने नेगेटिव रेजिस्टेंस के बारे में सुना है? नेगेटिव रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? एक्चुअल में रेजिस्टेंस नेगेटिव तो नहीं होता, बट नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब बता देता हूं। कब बोलते हैं कि रेजिस्टेंस नेगेटिव है? तो एक ग्राफ है मेरे पास कुछ ऐसा, ये ग्राफ है, यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, यहाँ सी लिखा है, यहाँ डी लिखा है और यहाँ पर ई लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आया हुआ है 1997 के अंदर। क्वेश्चन है, फ्रॉम द ग्राफ बिटवीन आई एंड वी, फ्रॉम द ग्राफ बिटवीन आई एंड वी इज शोन, फ्रॉम द ग्राफ करंट आई and voltage V is shown, identify the portion, identify the portion to negative resistance, identify the portion corresponding to negative resistance, identify the portion corresponding to negative resistance। आगे बेटा ये ग्राफ बना देना और लास्ट में लाइन लिखो, इसमें नहीं लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन लिखो बस। ए ऑप्शन दिया है सीडी, बी ऑप्शन दिया है डीई, सी ऑप्शन दिया है ए बी और डी ऑप्शन दिया है बी सी। पायल को ये क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन बेटा देखो, अब मैं बताऊं नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। वोल्टेज के बढ़ने से अगर करंट डिक्रीज हो रहा है, जनरली क्या होता है कंडक्टर्स में, वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ाओगे करंट इंक्रीज होगा, बट जब वोल्टेज के इंक्रीज करने से करंट डिक्रीज हो जाए तो स्लोप नेगेटिव का हो जाता है, तो आप उसे नेगेटिव रेजिस्टेंस बोल रहे हो। तो मुझे बताओगे ये पूरे के पूरे कर्व में ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई दे रखा है, पायल बताओ कहां नेगेटिव रेजिस्टेंस होगा? सी से डी में होगा। दिस इज योर राइट आंसर। आई थिंक लॉजिक क्लियर हो गया है, नोट कर लो। ये एक नया क्वेश्चन है बिल्कुल, नीट 2020 में आया है, 2020 मतलब 2020 में आया है। ये है कलर कोडिंग के ऊपर क्वेश्चन। लिखो, द कलर कोड ऑफ अ रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो, द कलर कोड ऑफ अ रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो। एक ऐसे डायग्राम बना रखा है और इसके अंदर 4 रिंग्स बनाए हैं, 1 2 ये 4 रिंग्स बनाए हैं। कलर भी बता दूं कौन सा है? पहला है येलो, दूसरा है ही वॉयलेट, तीसरा है ब्राउन और चौथा कलर है गोल्ड। ये डायग्राम का स्पेस छोड़ने के बाद लिखो, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस रिस्पेक्टिवली आर, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस रिस्पेक्टिवली आर
ए ऑप्शन में दिया है 470 किलो ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू, और साथ में 5% टॉलरेंस, 47 किलो ओम, और साथ में दिया है 10%। सी में 4.7 किलो ओम, फिर दिया है भाई 5%, और डी में दिया है 470 ओम और है 5%। फाइल क्वेश्चन समझ आया? देखो, आपको पता है कलर कोडिंग का मेथड, एक कोड याद करवाए थे मैंने। अब देखो इसमें सबसे दूर तक कलर कौन से वाला होता है, याद थोड़ा सा होगा, ये तो वॉयलेट नीचे ही आता है सबसे, जब कलर कोडिंग करते हो। तो यहां तक आप फटाफट ऐसे लिख लो, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी, बी वॉयलेट आ गया, बस 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक जाएगा, हो गया खत्म। अब देखो क्या है, येलो, येलो को आगे देखो कितना है, 4 आ गया, 4। वॉयलेट, वॉयलेट के आगे कितना है, आ गया 7, हो गया डिजिट कंप्लीट। ब्राउन पे आ जाओ, ब्राउन 1 है, इसके आगे होती है टॉलरेंस 10 की पावर 1, तो इसका मतलब 10 है यहां पर। ये आ चुका है आपका रेजिस्टेंस, इसमें प्लस माइनस होता है टॉलरेंस। गोल्ड, आपको पता है गोल्ड सिल्वर नो कलर होता है, 5%, 10% और 20%। यहां तो गोल्ड है तो 5% होना चाहिए, तो यहां आ जाएगा 5%। पहले से चेक कर लो, 5% एक यहां 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 तीनों में है भाई। ये कितना हो गया, ये हो गया 470 ओम, और प्लस माइनस 5% हो गया ना, 470 ओम हो गया, और साथ में उसका 5। हाँ जी, हाँ यहाँ पर, हाँ ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि 470 यहाँ है या यहाँ है, यहाँ तो किलो भी लिखा हुआ है ना, तो ये आंसर नहीं है, डी आंसर होना चाहिए। लिखो, अ कार्बन रजिस्टर ऑफ, अब की बार दे दिया है 47, कार्बन रजिस्टर ऑफ 47 प्लस माइनस 4.7, और सबके बाहर लिखा हुआ है किलो ओम, इज टू बी मार्क्ड, इस पे मार्किंग करनी है, इज टू बी मार्क्ड विद रिंग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर के रिंग्स से इसको मार्क करना है, डिफरेंट कलर्स फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन, फुल स्टॉप। द कलर कोड सीक्वेंस विल बी, ऑप्शन देखो, द कलर कोड सीक्वेंस विल बी, ए में क्या है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, वॉयलेट, येलो, ऑरेंज और सिल्वर, बी येलो, वॉयलेट, ऑरेंज और सिल्वर, सी में है येलो, ग्रीन, ये ग्रीन है, ग्रीन, वॉयलेट और गोल्ड, और डी है ग्रीन, ऑरेंज, वॉयलेट और गोल्ड, ये भी ग्रीन है। ओके, ये क्वेश्चन नीट 2018 का है, 2018 का क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। पायल, वो क्वेश्चन समझ आ गया क्या पूछा गया है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब मैं यहाँ कैलकुलेशन करता हूं तो यहाँ कहीं परसेंटेज में आया करता था, यहाँ तो 4.7 दे दिया। आपको पता है 47 का अगर मैं 10% निकालूं कितना आ जाएगा, 4.7 आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या ये इसका 10% नहीं है, ये इसका 10% है। अच्छा साथ में एक चीज और कर लो, अगर मैं इसको किलो की फॉर्म में लिखूं, ठीक है, तो ये तो इसके साथ भी आएगा ना, दोनों में आएगा, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा। क्या ये अब भी इसका 10% है, ये अब भी इसका 10% है? ये बताओ लॉजिक क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? क्योंकि कॉमन जो निकाला गया है,
तो वो तो उसी में से निकाला गया जो पहले थे। इसका मतलब आप इसे ऐसे लिख सकते हो 47 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस ये क्या चीज है, ये है इस सभी का 10%, ऐसे लिख सकते हो। अब बेटा 47, 4 के आगे क्या लिखा हुआ है, 4 के आगे लिखा येलो, यह येलो कलर, 7 वॉयलेट कलर, वॉयलेट कलर, 10⁻³ ऑरेंज कलर है। देख लो येलो वॉयलेट ऑरेंज, 10% में सिल्वर होता है, कौन सा भी, येलो वॉयलेट ऑरेंज और सिल्वर कलर। 8 क्वेश्चन है बेटा, अब आ जाते हैं टेम्परेचर रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस के ऊपर। क्वेश्चन है with the following graph, with the following graph represents the variation of resistivity rho with temperature, represents the resistivity, variation of resistivity rho with temperature for copper। आपने ध्यान से सुना, मैं रिपीट कर रहा हूं, which of the following graph, बहुत सारे ग्राफ हैं, उनमें से कौन सा, which of the following graph represent the variation of resistivity rho with temperature for copper। बेटा कॉपर की बात हो रही है, कॉपर के लिए आपको पहचानना है कौन सा ग्राफ होगा। ये जो क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन है, ये भी नीट 2020 का क्वेश्चन है। देखो कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं लेटेस्ट में इन कंसेप्ट पे। ये ग्राफ है, मैं सभी ग्राफ इकट्ठे बना रहा हूं। यहां रो दिखाओगे, यहां टेम्परेचर दिखाओगे, रो दिखाओगे, टेम्परेचर दिखाओगे। ठीक है, पहला जो ग्राफ बनाया गया है वो ऐसे बनाया गया, ये ग्राफ बनाया गया। दूसरा ग्राफ जो बनाया गया वो ऐसे बनाया गया, ऐसे। तीसरा ग्राफ ऐसे बनाया गया, चौथा ग्राफ ऐसा बनाया गया। हाँ जी, पायल को समझ आ गया क्वेश्चन में क्या है, ये सभी ग्राफ है। कॉपर के लिए कौन सा ग्राफ है, देखो ये ग्राफ होता है बेटा अलॉयज के लिए, आपको सिखाया होगा अलॉय में पहले से कुछ रेजिस्टिविटी होती है, तो वो इस तरह से उसके बाद स्ट्रेट लाइन होता है, तो ये तो आंसर नहीं है। ये होता है सेमीकंडक्टर के लिए, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी घटती है, उसमें टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी घट जाती है, तो ये भी ग्राफ नहीं है बेटा, ऐसा तो ग्राफ कभी होता ही नहीं है। तो ये वाला ग्राफ बनाया था हमने मेटल्स के लिए, तो मेटल कॉपर एक मेटल ही है, तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा। ये ए था, ये बी था, देख लेता हूं, हाँ ये सी था और ये डी था। हाँ जी, तो आंसर क्या होना चाहिए, सी। नाउ द नेक्स्ट इज, देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, मैं जितने मर्जी करवाऊं, आप खुद से भी ट्राई करो, जो भी आपके पास हेल्प बुक है तो आप उनसे ट्राई करो, अगर सॉल्व नहीं होता तो मेरे से पूछ लो। ठीक है, क्या कंसेप्ट है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉलिड्स व्हिच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर। क्वेश्चन है द solids which have negative temperature coefficient of resistance are ए में है मेटल्स, बी में है इंसुलेटर्स ओनली, सी में है सेमीकंडक्टर्स ओनली, डी में है इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। अभिषेक बता क्या होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस, पता क्या होता है, अल्फा R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। फाइल ठीक लिख रहा हूं, यही होता है ना टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा की वैल्यू जब मेटल की बात करता था तो पॉजिटिव आंसर निकलता था,
जब मैं सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स की बात करता था तो ये वैल्यू नेगेटिव आती थी। तो क्या आंसर होना चाहिए आपका? इंसुलेटर्स ओनली नहीं, सेमीकंडक्टर ओनली नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी नीट 2020 लिखा हुआ है। नोट कर लो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस विद। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है अभिषेक? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज, रेजिस्टिविटी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इंक्रीजेस विद, आप लिखो इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। बी ऑप्शन है इंक्रीज इन कॉपर, सॉरी इंक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, इंक्रीज इन क्रॉस सेक्शन एरिया। सी ऑप्शन है इंक्रीज इन क्रॉस सेक्शन एंड डिक्रीज इन लेंथ, increase in cross section and decrease in length, और डी ऑप्शन है डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन, हाँ जी। देखो अभिषेक, आपको पता है रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड करती ही नहीं है कभी, पहला बात तो यही है। डायमेंशंस पे तो डिपेंड ही नहीं करती, वो तो नेचर है। और नेचर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर वो मेटल बोल रहा है, मेटल्स में टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बढ़ते, आपको मैंने लॉजिक सिखा रखा है। तो फर्स्ट आंसर रहेगा। बाकी सभी में डायमेंशंस आई हुई है, डायमेंशन से हमें कोई मतलब नहीं है, उन पे तो डिपेंड करना ही नहीं है। तो फर्स्ट ए आंसर रहेगा, नोट कर लो। लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, टेम्परेचर का ही है। वैसे तो इसके बाद सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस है। मैं चाहता हूं आप भी अब पैरेलल कॉम्बिनेशंस के करो ट्राई, ठीक है? सीरीज और पैरेलल। क्वेश्चन लास्ट है और ये मैं समझा चुका हूं आपको। ये क्वेश्चन 2001 का है। क्वेश्चन है कॉपर एंड सिलिकॉन, बात हो रही है कॉपर एंड सिलिकॉन की। is cooled from, copper and silicon is cooled from 300 Kelvin to 60 Kelvin. The specific resistance, the specific resistance ऑप्शन ए है डिक्रीज इन कॉपर, कॉपर में डिक्रीज हो रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सिलिकॉन में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन सिलिकॉन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं डिक्रीज इन कॉपर, इंक्रीज इन सिलिकॉन। किसकी बात हो रही है? बात हो रही है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रो की। और सेकंड है इंक्रीज इन कॉपर, कॉपर में इंक्रीज हो रहा है, एंड डिक्रीज इन सिलिकॉन, सिलिकॉन में डिक्रीज हो रहा है। सी ऑप्शन है इंक्रीज इन बोथ, दोनों में इंक्रीज हो रहा है। और डी ऑप्शन है डिक्रीज इन बोथ, दोनों में डिक्रीज हो रहा है। कौन? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी। देखो, हाँ दोनों के ऑप्शन अलग अलग आए हैं, एक ने ए बोला एक ने डी, तो दोनों में से एक तो आंसर होगा। आपको पता है मेटल है, ये कॉपर एक मेटल है। मेटल में टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, जबकि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी घटती है। तो यहां पर उल्टा हो रहा है, यहां कूलिंग हो रही है। कूल होने से क्या होना चाहिए? टेम्परेचर के घटने से रेजिस्टिविटी घटनी चाहिए।
यहां टेम्परेचर घटने से रेजिस्टिविटी बढ़नी चाहिए, तो आपका ऑप्शन होगा इसमें तो डिक्रीज होना चाहिए कॉपर में और सिलिकॉन में इंक्रीज होना चाहिए, तो ए राइट आंसर रहेगा।